तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज के सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बताने वाले हैं। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आप नाम सुने होंगे, पटना में संस्थान है उनका। अगर आप बिहार के निवासी हैं या बिहार के कहीं से भी तैयारी करते हैं तो आप ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का नाम सुने होंगे, जो कि जीएस के बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी कराते हैं और दरोगा के एग्जाम में उनका हमेशा से भौकाल रहता है। तो उनका जो टोटल जो बैच रहता है वह परचेस करना पड़ता है और सभी को हैंड राइटिंग नोट्स नहीं मिल पाता है। तो हम आज से इसी वीडियो में जो है हैंड राइटिंग नोट से आपको तैयारी करने की कोशिश करेंगे, जो है जीके जीएस का। ठीक है, हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी जो है इन तीनों चीज़ का तैयारी आपको पीपीटी के माध्यम से, ठीक है दोस्तों, पीपीटी के माध्यम से हम तैयारी करा दिया करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं के पास पढ़ते हैं और हमने जो है पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे पीपीटी के माध्यम से हम आपको रोज़ समझा दिया करेंगे और एक चैप्टर रोज हम ख़त्म करेंगे। अभी हम आपको आधुनिक भारतीय इतिहास से शुरू करने वाले हैं आज से, ठीक है। उसके बाद हम रोज़ इसका जब आधुनिक भारतीय इतिहास खत्म हो जाएगा उसके बाद हम जो है एंशिएंट शुरू करेंगे, उसके बाद मेडाइवल शुरू करेंगे, फिर उसके बाद आपका जियोग्राफी, पॉलिटी खत्म हो जाएगा। ठीक है, दोनों यानी हम तीनों सब्जेक्ट को खत्म कर देंगे। और जो अगर आप बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो आपके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि वो बिहार दरोगा के लिए ही जाने जाते हैं। ठीक है, तो बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का आप तैयारी करते हैं तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमारे साथ जरूर जुड़िए और पीपीटी के माध्यम से जो है पूरा जीके जीएस पर कवर कर लीजिए, तैयारी अच्छे से कर लीजिए। क्योंकि देखिए 75 क्वेश्चन आपके बिहार एसएससी में जीके जीएस आएंगे और दरोगा तो पूरा जीएस का ही खेल है। ठीक है, और आप सभी लोग अगर नहीं पता होगा तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि आजकल ट्रेंड कर रहे हैं ज्ञान बिंदु वाले सर, जो कि रोशन सर हैं। ठीक है, तो कहीं जो भाई हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं हमारे जो उनका बैच परचेस नहीं कर पाते हैं, और कहीं ऐसे भाई हैं जो दूर इलाका में कहीं बैठे हैं, बिहार के कहीं दूसरे कोने में, जो पटना नहीं आ पाते हैं। तो हैंड राइटिंग नोट्स के जरिए हम आपको तैयारी करा दिया करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगेगा जो है हम करा रहे हैं तैयारी इसके माध्यम से, पीपीटी के माध्यम से, तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, रोज़ जुड़ जाइएगा, रोज़ हम आपको क्लास करा दिया करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी का आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही आपको जानकारी देना था। तो चलिए आज से हम आधुनिक भारतीय इतिहास को शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आधुनिक भारतीय इतिहास में चैप्टर नंबर पहला से शुरू करते हैं। तो चैप्टर नंबर पहला में पहला पॉइंट में दिया गया है, इतिहास शब्द का प्रथम प्रयोग हेरोडोटस के द्वारा किया गया। यानी जो इतिहास शब्द है इसका प्रथम प्रयोग जो है हेरोडोटस के द्वारा किया गया। अब हेरोडोटस कौन थे? तो यह यूनान के विद्वान थे। कहाँ के? यूनान के विद्वान थे। इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पिता। इतिहास का पिता किससे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को। इनकी प्रथम पुस्तक है हिस्टोरिका। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो हिस्टोरिका नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हेरोडोटस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यानी जो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है वह कैसे हुआ? ठीक है, इसका क्रम क्या है? तो देखिए सबसे पहले आपका आया पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? तो पुर्तगाल की है। उसके बाद आया डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के है? तो नीदरलैंड की है। उसके बाद आए डेनिश। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की है? तो डेनमार्क की थी। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ के है? तो ब्रिटेन की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? तो फ्रांस की थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की थी? तो स्वीडन की थी। ठीक है, ये जान लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कि सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। जो सिकंदर नामक महान, आप जानते होंगे, महान सिकंदर के नाम सुने होंगे, जो ये भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हुआ। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ है? तो 7वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और ये कहाँ पर उदय हुआ है? तो अरब प्रायद्वीप में उदय हुआ है। ठीक है, जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ है ये अरब प्रायद्वीप में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यूरोप और एशिया के बीच व्यापारी मार्ग पर अधिकार मुसलमानों के शाखा उस्मानिया सल्तनत ने 1453 ईस्वी में कर लिया। यानी जो यूरोप और एशिया के बीच में जो व्यापारिक मार्ग था उस पर उस्मानिया सल्तनत ने, यानी मुसलमानों का ये शाखा था उस्मानिया सल्तनत, उसने 1453 में अधिकार कर लिया, यानी कब्जा कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कुस्तुनतुनिया थी। तो ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो कुस्तुनतुनिया थी।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम था। ठीक है, तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो रोम में। ठीक है, कह रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि भौगोलिक खोज में दो देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी जो देशों की खोज होना शुरू हुआ, ठीक है, तो उसमें जो दो देश हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन कौन सा? एक आपका पुर्तगाल और दूसरा आपका स्पेन। ठीक है, उस समय पुर्तगाल के राजा थे हेनरी द नेविगेटर और स्पेन के राजा थे फर्डिनेंड द्वितीय और रानी थी इसाबेला। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका भौगोलिक खोज का प्रारंभ कब हुआ? तो भौगोलिक खोज का प्रारंभ हुआ है आपके 15वीं शताब्दी में, यानी 1400 से 1499 ईस्वी में जो है भौगोलिक खोज का प्रारंभ हुआ। ठीक है, कोलंबस कहाँ के निवासी थे? तो कोलंबस जो है इटली के निवासी थे। ठीक है, कोलंबस ने भौगोलिक खोज की शुरुआत स्पेन के राजा एवं रानी के नेतृत्व में किया। स्पेन के राजा एवं रानी के नेतृत्व में किया है खोज। किसने? कोलंबस ने। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में किया। अमेरिका की खोज कब किया है? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, तथा इन्होंने अमेरिका को नई दुनिया के नाम से संबोधित किया। ठीक है, अमेरिका को किस नाम से संबोधित किया? तो नई दुनिया के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि इटली के एक नाविक अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। एक इटली के जो थे एक नाविक थे जिनका नाम था अमेरिको वेस्पुसी, उनके नाम पर जो है अमेरिका जो अभी देश है उसका नाम अमेरिका पड़ा। नेक्स्ट है आपका वास्को डी गामा को भारत खोजने में मदद गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद या अब्दुल मुनीद ने किया। इनको कहीं कहीं अब्दुल मजीद भी लिखा जाता है, कहीं कहीं अब्दुल मुनीद भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए दोनों यहाँ पर दिया गया है। तो वास्को डी गामा जब भारत आए थे खोजने के लिए, तो भारत खोजने में उनका जो मदद है गुजराती पथ प्रदर्शक ने किया था, जिसका नाम था अब्दुल मजीद या अब्दुल मुनीद। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 17 मई 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर, किस तट पर? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा पहुंचे। तो देखिए यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन बनता है। किस बंदरगाह पर पहुंचे? तो कालीकट बंदरगाह पर। कब पहुंचे? तो 17 मई 1498। कौन पहुंचे? तो वास्को डी गामा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के राजा जैमोरिन ने किया। वास्को डी गामा का स्वागत भारत में किसने किया था? तो कालीकट के राजा जैमोरिन ने किया, जिसका विरोध अरब के व्यापारियों ने किया। इनका जो स्वागत का विरोध जो है अरब के व्यापारियों ने किया था। नेक्स्ट है आपका कि मैगलन। मैगलन कौन थे? तो मैगलन एक पुर्तगाली यात्री था जो 1519 से 21 के दौरान यात्रा किया। ठीक है, जो मैगलन है ये पुर्तगाली पुर्तगाली यात्री था और ये 1519 से 21 के दौरान जो है यात्रा किया है। ठीक है, भौगोलिक यात्रा। नेक्स्ट है आपका कि समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का सर्वप्रथम भ्रमण करने वाले प्रथम समुद्री नाविक मैगलन है, यानी समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का सर्वप्रथम भ्रमण करने वाले प्रथम समुद्री नाविक कौन है? तो मैगलन है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया गया है कि प्रशांत महासागर का नामकरण मैगलन ने किया। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया है? तो मैगलन ने किया। नेक्स्ट है आपका अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला मैगलन जलसंधि है। तो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाला जलसंधि कौन सा है? तो मैगलन जलसंधि है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया आपका पॉइंट में कि 15वीं शताब्दी में भारत और यूरोप के बीच का व्यापारिक मार्ग कुस्तुनतुनिया, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कुस्तुनतुनिया था, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य का राजधानी नगर था। हमने आपको पहले बता चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपनियों का स्थापना क्रम, यानी जो भारत में यूरोपीय कंपनी आए उनका स्थापना क्रम क्या था? तो देखिए सबसे पहले आए पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में। ठीक है, 1498 में। उसके बाद आया आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1600 में। ठीक है, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1602 में, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1616 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आया 1664 में और लास्ट में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। नेक्स्ट है आपका पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। अब हम पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे तरीक़ा से डिटेल में जानते हैं। तो देखिए जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका कार्यकाल रहा है भारत में 1498 से 1961। अब इसके पॉइंट्स को जानते हैं, एक एक पॉइंट को देखते हैं। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा जो नाम है वह है एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या है? तो एस्तादो द इंडिया है।
पुर्तगाली भारत से पूर्ण रूप से 1961 ईस्वी में गए। जो पुर्तगाली है यह भारत से पूर्ण रूप से कब गए हैं, तो 1961 से, यानी हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद गए हैं पूर्ण रूप से। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पुर्तगाली जब भारत आए तो उस समय लोदी वंश का शासन था। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है कि जब पुर्तगाली भारत आए तो उस समय किस वंश का शासन था, तो लोदी वंश का शासन था। और शासक कौन थे उस समय, तो सिकंदर लोदी थे। ठीक है, देखिए जो ये लोदी है, लोदी वंश, ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा है। तो थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत को एक नज़र हम देख लेते हैं। देखिए दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहा है 1206 से 1526 और लोदी वंश का शासनकाल रहा है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत लोदी वंश का जो शासनकाल रहा है वह रहा है 1451 से 1526, जिसमें सिकंदर लोदी का शासनकाल रहा है 1489 से 1517 और इसी के बीच पड़ता है 1498, जिस समय वास्को डी गामा भारत आए थे। ठीक है दोस्तों, हम आशा करते हैं आप हमारे बातों को समझे होंगे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि पुर्तगाली भारत आने वाली प्रथम कंपनी है तथा सबसे अंतिम में जाने वाली कंपनी पुर्तगाली ही है। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे शुरुआत में पुर्तगाली ही आए यानी 1498 में, और सबसे अंतिम में गए यानी 1961 में गए, तो सबसे अंत में कौन गए, तो पुर्तगाली ही गए। अर्थात सबसे अधिक अवधि तक यानी सबसे अधिक समय तक भारत में रहने वाली यूरोपीय जो कंपनी है वह पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी है। यह एकमात्र कंपनी है जो मुगल वंश के स्थापना पूर्व स्थापित हुआ। यानी कह रहा है यहाँ पर पॉइंट कि यही एक कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि मुगल वंश के स्थापना से पूर्व ही स्थापित हो चुका था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपका दिया गया है कि पुर्तगालियों ने मसाले के व्यापार पर एकाधिकार करने हेतु 1503 ईस्वी में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी केरल के कोच्चि में स्थापित किया। तो वहीं पुर्तगालियों ने दूसरी व्यापारिक कोठी 1505 में कुन्नूर में स्थापित किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है आपका कि पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोला था, तो कोच्चि में, केरल के कोच्चि में। और दूसरा कोठी कहाँ पर खोला था, तो 1505 में खोला था कुन्नूर में। पहला कोठी कब खोला था, तो 1503 में। दूसरा कब खोला था, 1505 में। कहाँ पर, कुन्नूर में। ठीक है, ये दूसरा व्यापारिक कोठी हो गया। नेक्स्ट में आपका पॉइंट में दिया गया है कि पुर्तगालियों को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पुर्तगाली राजा पोप अलेक्जेंडर छठा ने दिया था। ठीक है, यानी जब पुर्तगाली भारत में व्यापार करने के लिए जो आए थे तो उनको जो अधिकार मिला था पुर्तगाली राजा पोप अलेक्जेंडर छठा के द्वारा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पुर्तगाली वायसराय, यानी अब हम पुर्तगाली वायसराय के बारे में जानते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर पॉइंट कि पुर्तगाली व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1505 में, कब, 1505 में, यानी जो पुर्तगाली व्यापार फैलाए थे भारत में उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1505 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय का पद लाया गया। इस पद पर सर्वप्रथम कौन बैठे, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का आप नाम सुने होंगे। तो यही जो है प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि इस पद पर बैठे वायसराय के पद पर। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कि प्रथम जो है पुर्तगाली वायसराय कौन बने हैं, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के थोड़ा सा बारे में जानते हैं। तो इन्होंने यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने समुद्री भाग में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रचलन किया। आपने ब्लू वाटर पॉलिसी नामक शब्द सुना होगा अगर आप जीएस की तैयारी करते होंगे और आधुनिक भारत पढ़े होंगे। तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी का जो प्रचलन है वह किसने किया है, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट में है कि इन्होंने 1508 ईस्वी में, यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1508 ईस्वी में गुजरात के शासक के साथ चोल का युद्ध लड़ा। ठीक है, जिसमें अल्मीडा की हार हो गई। 1508 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा है इन्होंने, चोल का युद्ध, जिस कारण उन्हें पुर्तगाल वापस बुला लिया गया। यानी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को पुर्तगाल वापस बुला लिया गया कि चलिए अब आ जाइए, आपके बस की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, जब ये चले गए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बाद आए कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, और इनका शासनकाल रहा है भारत में 1509 से 1515 ईस्वी में इनका कार्यकाल था। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है, पहला पॉइंट में इनके बारे में कि यह द्वितीय पुर्तगाली वायसराय थे।
प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो कौन थे? अल्मीड़ा थे। दूसरे कौन हुए? अल्बुकर्क हो गए। इन्हें पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने बीजापुर के सुल्तान से 1510 ईस्वी में गोवा छीन लिया। यानी जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीन लिया और अपने अधीन कर लिया। और कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट में कि इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। यानी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी को समाप्त किया। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने किया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीड़ा ने। समाप्त किसने किया? तो अल्बुकर्क ने। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने भारतीय पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा को समाप्त किया। जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क हैं, इनको राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने भारतीय पुर्तगाली क्षेत्र में सती प्रथा को समाप्त किया। आप सभी लोग जानते हैं कि सती प्रथा को जो समाप्त है राजा राम मोहन राय ने किया है लॉर्ड विलियम बेटी के साथ मिलकर 1829 ईस्वी में। उसी प्रकार जो है जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, इन्होंने पुर्तगाली जो क्षेत्र था, भारत में पुर्तगाली क्षेत्र जो था, उस क्षेत्र में सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मूलतः पुर्तगालियों का उपनिवेश यानी जो रहने सहने का जो उनका था स्थान था, वह था गोवा, दमन और दीव का क्षेत्र था। यानी गोवा, दमन और दीव के क्षेत्र में अपना उपनिवेश जमा लिया था पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट पॉइंट में है आपका कि अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया। यानी जो द्वितीय पुर्तगाली वायसराय हैं अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इन्होंने जो है पुर्तगालियों को, यानी जो उनके साथ पुर्तगाली आए थे व्यापार करने के लिए, उनको भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप भारतीय महिलाओं के साथ शादी कीजिए, यहाँ पर घर परिवार बसाइए और आप यहाँ पर कब्जा कीजिए। ठीक है। अधिक से अधिक भारत पर कब्जा कीजिए। नेक्स्ट में है आपका नीनो डी कुन्हा। यानी जब ये दोनों चले गए उसके बाद आए हैं नीनो डी कुन्हा। 1529 से 1538 ईस्वी इनका जो है कार्यकाल रहा है। अब आइए जानते हैं इनके बारे में। कह रहा है पॉइंट में कि इन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान उनकी हत्या कर दी। यानी जब नीनो डी कुन्हा गुजरात के शासक बहादुर शाह से मिले तो उस समय इन्होंने क्या किया? बहादुर शाह के मुलाकात के दौरान ही उनको मार दिया, यानी हत्या कर दिया। ठीक है। तथा बसीन और सालसेट के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि नीनो डी कुन्हा ने 1530 ईस्वी में, कब? 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में है आपके कि अंतिम पुर्तगाली वायसराय एंटोनियो सिल्वा हुए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका कि सबसे अंतिम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो एंटोनियो सिल्वा थे। ठीक है। नेक्स्ट में आपका कार्टेज व्यवस्था। अब आइए जानते हैं कि कार्टेज व्यवस्था क्या था। तो देखिए भारत में कार्टेज व्यवस्था की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। इस व्यवस्था के तहत हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करने हेतु कार्टेज या लाइसेंस पुर्तगाली से लेना पड़ता था। यानी जब हिंद महासागर में व्यापार किया जाता था तो जो एक कार्टेज था, एक लाइसेंस था, उन लोगों से लेना पड़ता था, तभी जाकर आप हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार कर सकते थे। ठीक है। यानी जो भी थे उस समय। अब है आपके अकबर के बारे में। ठीक है। कह रहा है कि पुर्तगाली और मुगलों के बीच, देखिए यहाँ पर अकबर को पूरा डिटेल से नहीं किया गया है, लेकिन पुर्तगालियों के बीच में अकबर का क्या रोल रहा है वो यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। कह रहा है कि पुर्तगाली और मुगलों के बीच संबंध स्थापित मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में हुआ। अकबर ने पुर्तगालियों से कार्टेज खरीदा। यानी जो कार्टेज व्यवस्था वह दे रहे थे हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, ये अकबर ने खरीदा। ठीक है। हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार करने के लिए, यानी आप कह सकते हैं कि अकबर ने भी, जो मुगल बादशाह अकबर थे, इन्होंने भी हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार किया है, तभी तो जाकर ये कार्टेज खरीदे। अब नेक्स्ट है आपका पुर्तगाली मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू, मकई भारत लाए, जिससे भारत में इन वस्तुओं का खेती होना प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है आपका पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही भारत में जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ। ठीक है। पुर्तगालियों के भारत आगमन से ही भारत में जहाज निर्माण कला और प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ।
नेक्स्ट है आपका डचों का आगमन। अब यहाँ पर हम पुर्तगालियों का आगमन को पढ़ चुके हैं, अब हम डचों का आगमन को पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, ठीक है। नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है। कहाँ के निवासी को डच कहा जाता है? तो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी को डच कहा जाता है, ठीक है। डचों ने अपने आप को भारत की तुलना में इंडोनेशिया में ज़्यादा सशक्त बनाया, ठीक है। यानी जो डच थे उन्होंने क्या किया कि भारत की तुलना में इंडोनेशिया में ज़्यादा अपना व्यापार फैलाया, अपने आप को इंडोनेशिया में ज़्यादा सशक्त बनाया, ठीक है। यानी अपना ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार इंडोनेशिया में फैलाया भारत की अपेक्षा। डच भारत के साथ मसाला, सूती वस्त्र, नील इत्यादि का व्यापार किया करता था। भारत से सूती वस्त्र को निर्यात का वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। यानी भारत से सूती वस्त्र को निर्यात बनाने का जो श्रेय है वह डचों को जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। हम आपको पहले बता चुके हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वह 1602 में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है कि इस कंपनी को वेरिंगदे उस्दे इंडिया कंपनी कहते हैं। यानी इस कंपनी का दूसरा अन्य नाम जो था वह था वेरिंगदे उस्दे इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है दोस्तों कि कार्नेलियन हाउमैन कौन थे, आइए उनको जानते हैं। तो कह रहा है यहाँ पर पॉइंट में कि यह प्रथम डच यात्री था। यानी जो कार्नेलियन हाउमैन है ये प्रथम डच यात्री थे जिन्होंने 1596 ईस्वी में भारत की यात्रा की, ठीक है। और जानते हैं यह कैप ऑफ गुड हब के रास्ते सर्वप्रथम इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचा, उसके बाद भारत आया। यानी कार्नेलियन जो हाउमैन जो डच यात्री थे, इन्होंने 1596 में भारत की यात्रा किया और ये कैप ऑफ गुड हब के रास्ते सर्वप्रथम इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर पहुंचे, उसके बाद ये भारत आए। कह रहा है कि डचों का कारखाना, जिस प्रकार हमने पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना पढ़ा, ठीक है, पुर्तगालियों का प्रथम कोठी पढ़ा, उसी प्रकार डचों का प्रथम कारखाना भी था। तो डचों ने भारत में अपनी पहली जो कारखाना है वह 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। तो डचों ने अपनी पहली कारखाना कहाँ पर खोला है? तो 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि डचों ने भारत के सिर्फ पूर्वी भाग में अपनी व्यापारिक फैक्ट्रियां खोलने का काम किया। डचों ने नागपट्टनम को अपना मुख्यालय नगर बनाया। तो डचों का जो मुख्यालय नगर कौन सा था? तो नागपट्टनम था। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है वेदरा का युद्ध। तो जो वेदरा का युद्ध है ना दोस्तों, ये नवंबर 1759 ईस्वी में हुआ था बंगाल के खनिज संसाधन पर अधिकार को लेकर। यानी जो बंगाल में खनिज संसाधन उपलब्ध था उसको लेकर ये युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध, ठीक है। और ये हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था ये लड़ाई, ठीक है। इस युद्ध में डचों की हार हुई थी। यानी जो वेदरा का युद्ध हुआ है ये खनिज संसाधन को लेकर हुआ है, खनिज संसाधन पर अधिकार को लेकर, और नवंबर 1759 में हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि वेदरा का युद्ध कब हुआ है? तो 1759 में हुआ है, ठीक है। और इस युद्ध में किसकी हार हुई है? तो डचों की हार हुई है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की जीत हुई है, ठीक है। यहाँ पर दिया है नेक्स्ट पॉइंट में कि इस युद्ध से ही भारत में डचों का पतन हुआ, यानी भारत में डच समाप्त हो गए, ऐसा माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 1599 यानी 1600 लगभग 1600 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से कुछ ब्रिटिश व्यापारियों ने भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी स्थापित किया। इस कंपनी को द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज नाम दिया गया। यानी मर्चेंट एडवेंचर्स के नाम से जो कुछ ब्रिटिश व्यापारी जो भारत आए थे, ठीक है, व्यापार करने के उद्देश्य से, तो उन्होंने एक कंपनी स्थापित किया और उस कंपनी का नाम रखा गया द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, ठीक है, ये नाम दिया गया। कह रहा है कि शुरुआती दौर में इस कंपनी में 217 साझेदार थे, ठीक है, साझेदार था, जिसमें टॉमस स्मिथ को प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 वर्षों के लिए एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा प्रदान किया गया। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, अंग्रेजों की जो कंपनी था, तो उसको भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो व्यापार करने का अधिकार मिला था वह एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट में कि एलिजाबेथ प्रथम का संबंध ट्यूडर वंश से था, यानी जो ट्यूडर वंश से थी ये एलिजाबेथ प्रथम, और ये ब्रिटेन की रानी थी। नेक्स्ट में है आपका कि 1609 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ अनिश्चितकालीन व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि 1609 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने ब्रिटिश कंपनी को भारत तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ अनिश्चितकालीन व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। तो देखिए, अगर 15 वर्षों के लिए पूछता है तो आपके 15 वर्षों के लिए यहाँ पर हो जाएगा जो एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, इन्होंने कब दिया है? 31 दिसंबर 1600 को दिया है, मात्र 15 वर्षों के लिए इन्होंने दिया था। लेकिन बाद में जाकर जेम्स प्रथम ने, जो इंग्लैंड के राजा थे, इन्होंने 1609 ईस्वी में अनिश्चितकालीन, यानी जितना आपका मन करे भारत पर जो है व्यापार कीजिए, अनिश्चितकालीन व्यापारिक जो है एकाधिकार प्रदान कर दिया। नेक्स्ट है आपका कि जेम्स प्रथम जो थे इंग्लैंड के राजा, इनका जो संबंध है वह है स्टुअर्ट वंश से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपके कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल वंश का शासन था और बादशाह अकबर थे। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ उस समय भारत में मुगल वंश का शासन था और बादशाह थे अकबर। आपने ठीक है सही सुना। नेक्स्ट है आपका मुगल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। देखिए, जब शुरू में जो ब्रिटिश आए थे वो मुगलों से जो है अधिकार प्रदान करने को रिक्वेस्ट करते थे और उनके आदेश पर ही व्यापार करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने मुगलों का पतन कर दिया और कब्जा कर लिया भारत पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि मुगल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मुगल और ब्रिटिश कंपनी के बीच संघर्ष की शुरुआत जो है औरंगजेब के शासनकाल से हुई। देखिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके पॉइंट्स में दिया गया है, थोड़ा सा हम आपको रिवर्स लेकर चल रहे हैं कि ब्रिटिश कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल वंश का शासन था और बादशाह अकबर था। इस पॉइंट पर फोकस कीजिए कि ब्रिटिश कंपनी का स्थापना के समय बादशाह कौन थे? अकबर थे। मुगल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटिश कंपनी को भारत के साथ व्यापार कर, यानी व्यापार का अधिकार दिया है जहांगीर ने। स्थापना के समय थे अकबर, और जो आगे है यानी जो संघर्ष का शुरुआत हुआ है मुगल और ब्रिटिश कंपनी के बीच में वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है। यानी 3 बादशाह यहाँ पर आपका नाम आ चुका है, तीनों बादशाह का। नोट में दिया है कि ब्रिटिश कंपनी से पहले लीवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन लीवेंट कंपनी का स्थल मार्ग से व्यापार करना था तो वहीं ब्रिटिश कंपनी को जल मार्ग से व्यापार करना था। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले जो है ना, ब्रिटिश इंडिया कंपनी से पहले एक लीवेंट कंपनी थी, उस लीवेंट कंपनी को 1592 ईस्वी में व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन क्या था ना कि जो लीवेंट कंपनी थी उसको स्थल यानी जो रोड मार्ग से, सड़क मार्ग से व्यापार करना था, लेकिन जो ब्रिटिश कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको जल मार्ग से व्यापार करना था। तो ये जो कंपनी है सफल हो गई व्यापार करने में, ब्रिटिश इंडिया कंपनी। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिशों का प्रथम कारखाना। ठीक है, आपने पुर्तगालियों का प्रथम कारखाना को पढ़ा, डचों का प्रथम कारखाना को पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं ब्रिटिशों का प्रथम कारखाना। तो यहाँ पर पूछता है कि ब्रिटिशों ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ पर स्थापित किया। तो आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कारखाना 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य गुजरात के सूरत में किया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इस फैक्ट्री को जहांगीर ने मान्यता प्राप्त नहीं दिया, यानी जो 1608 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के सूरत में जो प्रथम कारखाना स्थापित हुआ था उसको मुगल बादशाह जहांगीर ने मान्यता नहीं दिया था। ठीक है, तत्पश्चात क्या हुआ? तत्पश्चात अंग्रेजों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री को 1611 ईस्वी में
आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला, जिसे कर्नाटक की सरकार यानी जो राजा उस समय राजा कहे जाते थे, कर्नाटक की राजा ने शीघ्र ही मान्यता प्रदान कर दिया, अर्थात अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री मसूलीपट्टनम है। ठीक है, अगर देखिएगा अगर वहाँ पर मान्यता नहीं रहेगा तब तो आपका हो जाएगा सूरत में, यानी अंग्रेजों ने अपनी प्रथम कारखाना कहाँ पर किया, सूरत में स्थापित किया है। लेकिन वहीं आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कौन सा है, तो वह है मसूलीपट्टनम वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर आपका जो है क्लास समाप्त हो चुका है। ठीक है, हम नेक्स्ट आगे पीपीटी बनाएंगे इससे, और अगले क्लास में हम इसको आपको समझाएंगे। ठीक है, ऐसे ही करके हम आपको पूरा आधुनिक भारतीय इतिहास को हम आपको समाप्त करा देंगे, और उसके बाद हम एंशिएंट शुरू करेंगे, फिर मिडाइवल शुरू करेंगे, और जियोग्राफी पॉलिटी भी ऐसे ही हम समाप्त करा देंगे। हम आशा करते हैं कि आइए आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।